हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा। तो मुस्लिम शिक्षा की आज सेकंड क्लास है। तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था मुस्लिम शिक्षा के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य, इसके गुण और दोष के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो ये मैंने इनके पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ज्ञान का प्रसार। सेकंड, इस्लाम धर्म का प्रसार। थर्ड, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। फोर्थ, छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। फिफ्थ, नैतिकता पर विशेष बल। सिक्स्थ, चरित्र निर्माण। सेवन्थ, मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी। एट्थ, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इसके अलावा ये भी थे उद्देश्य कि मुस्लिम धर्म को संरक्षण प्रदान करना भी इनका उद्देश्य था। नक्काशी का काम, इसको बढ़ावा देना, ये भी इनका उद्देश्य था। और प्रशासनिक ज्ञान प्रदान करना, ये भी इनका उद्देश्य था। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस नहीं करे और बाकी ये 8 पॉइंट्स मैंने डिटेल में आगे डिस्कस करें। तो आइए डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट है ज्ञान का प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार था। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था और यह कहते थे कि ज्ञान ही निजात अर्थात मुक्ति का साधन है। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर ही व्यक्ति धर्म एवं अधर्म, कर्तव्य एवं अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया था क्या कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ठीक है, तो मध्यकालीन शिक्षा में भी ज्ञान का प्रसार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने ज्ञान को मुक्ति का साधन माना है मोहम्मद साहब ने, और ज्ञान को अमृत बताया, मुक्ति का साधन। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को शिक्षा देना ज़्यादा अच्छा है। जो छात्र हैं उनकी कलम, जो स्याही है, कलम की स्याही, वो शहीदों के खून से भी ज़्यादा पवित्र है, ये उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार ज्ञान का प्रसार करना मुस्लिम धर्म का उद्देश्य था। सेकंड है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार था। मुस्लिम धर्म का विस्तार अपना परम कर्तव्य मानते थे। ठीक है, परम कर्तव्य था इनका कि हमें मुस्लिम धर्म का विस्तार करना है, बढ़ावा देना है। उनका कहना था कि दूसरों को इस्लाम धर्म अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है। इस विश्वास से प्रेरित होकर अनेक मुस्लिम शासकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार का प्रयास किया। तो मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इन्होंने अपने धर्म में ये माना है कि जो इस्लाम धर्म को दूसरों को करवा देते हैं, जो सामने वाले लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म अगर अपना लेते हैं तो वो मुसलमान क्या होता है जो करवाता है उसको गाजी की उपाधि देते थे ये लोग। तो इसलिए इस विश्वास में, इससे प्रेरित होकर इन्होंने क्या करा, अनेक मुस्लिम जो शासक हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने नई नई विधियां अपनाई ताकि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने, शासकों ने क्या करा कि उस टाइम पे क्या कहते हैं, वही लोग शासन कर सकते थे जिनको अरबी फ़ारसी भाषा का ज्ञान था। सरकारी भाषा उन्होंने अरबी फ़ारसी बना दी, जिससे जो हिंदू लोग हैं उनको भी अगर अच्छा जीवन जीना है तो अरबी फ़ारसी वो लोग सीखने लगे थे। तो इस तरह से इनका जो मेन पर्पस है वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस तरीके से उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। थर्ड है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार।
तो डिस्कस करते से। इस शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। मुसलमान भारत में अन्य देशों से आए थे, अतएव उनके और हिंदुओं की संस्कृति में पर्याप्त विषमता थी। ठीक है, मुस्लिम दूसरे देशों से यहाँ आए थे, तो दोनों की संस्कृति में बहुत फ़र्क था, तो हिंदुओं की और मुसलमानों की संस्कृति में विषमता पाई गई थी। इस विषमता की समाप्ति हेतु मुसलमानों ने शिक्षा को माध्यम बनाया। तो जो दोनों के कल्चर में जो भी विषमता थी उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा, शिक्षा को माध्यम बनाया ताकि उस विषमता को समाप्त कर सके। उनकी यह मान्यता थी कि वे शिक्षा के माध्यम से भारतवासियों को अपनी भाषा, आचार विचार से प्रभावित करके अपने धर्म को अवलंबी बना सकेंगे। ठीक है, तो ये उनका पर्पस था कि हिंदू कंट्री में आए हैं, उनका कल्चर ही कुछ और है, तो अब हिंदू और मुसलमानों का कल्चर अलग अलग हो गया, तो उस विषमता को समाप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया ताकि अपने आचार विचार सामने वाले तक पहुंचाएं और अपने धर्म को उसका प्रचार कर सके। थर्ड है छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, शिक्षा देके छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना भी इनका पर्पस था। मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को बहुत से व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्र बड़े होकर किसी एक व्यवसाय को चुनकर अपना दैनिक खर्च आराम से निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाई में कैसे करवाते थे, व्यवसाय की शिक्षा भी देते थे, जिससे छात्र अपना दैनिक खर्चा आराम से निकाल सके। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत तथा पच्चीकारी आदि कला कौशल संबंधी कार्य अत्यंत उच्च कोटि के किए जाते थे। ठीक है, ये सारे काम जो है ये बहुत बारीकी से और बहुत सफाई के साथ होते थे। यद्यपि इन कलाओं की शिक्षा देने के लिए कोई औपचारिक संस्थान नहीं थी, परंतु इन कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ काम करके छात्र इन कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो ये पॉइंट हमने विशेषताओं में भी डिस्कस करा है कि कोई ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे स्कूल्स में क्या कहते हैं डेली बेसिस पे कोई प्रॉपर एक सब्जेक्ट था जो बच्चों को सिखाया जाता था, ऐसा नहीं था। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस लोग होते थे उस टाइम पे, उनके साथ छात्र इन कलाओं को सीखते थे। नैतिकता पर विशेष बल। इस शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश था। इस्लामी शिक्षा में नैतिकता पर भी विशेष बल दिया गया था, क्योंकि इस्लाम धर्म का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की नैतिकता का विकास करना था। स्वयं हजरत मोहम्मद ने न केवल ईमानदारी की शिक्षा दी, बल्कि वे स्वयं बचपन से ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें आमीन की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो इनका मेन पर्पस था कि नैतिकता पर विशेष बल देना, बच्चे का वही नैतिक विकास करना, बच्चा अच्छे कर्म सीखे, अच्छे कर्म को अपनी लाइफ में अपनाए, ईमानदारी से जीवन जिए। तो इस प्रकार उन्होंने नैतिकता पर विशेष बल दिया। फिर है चरित्र निर्माण। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोहम्मद साहब ने एक सुधारक का कार्य किया तथा मानव मात्र में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी है। इसलिए शिक्षा को व्यक्ति की नैतिक व भौतिक उन्नति का साधन माना है और उनकी दृष्टि में चरित्र निर्माण के बल पर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। तो मुस्लिम शिक्षा का जो मेन पर्पस था वो बच्चे के चरित्र का निर्माण करना भी था कि पढ़ लिख कर जो अज्ञान है वो हटे, ज्ञान की ज्योति जगे और इन बच्चे का चरित्र निर्माण हो। तो इसके लिए मोहम्मद साहब ने चरित्र निर्माण को अपने चरित्र निर्माण के लिए ये बोला है कि मनुष्य अपना विकास कर सकता है। जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चे में, तो मनुष्य का पूर्ण रूप से उसका विकास तभी होगा। अब है मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भारत की शिक्षा प्रणाली नहीं थी और मुस्लिम शासक भी भारत में विदेशी थे, इसलिए भारतीयों को इन पर विश्वास नहीं था। तो जो मुस्लिम
काल की जो शिक्षा है, तो मुस्लिम भारत में तो ऐसा है नहीं कि स्टार्टिंग से भारत के ही ये लोग हैं तो इन पे भरोसा कर सके वैसे, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा है, बौद्ध कालीन शिक्षा है, इनका ये हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जो स्टार्टिंग से चली आ रही है। अब मुस्लिम शासक जो है वो बाहर से आए तो उनका कल्चर अलग, तो उन पे विश्वास नहीं था भारतीयों को। तो अब उनका विश्वास कैसे, मुस्लिम शासकों का मेन पर्पस ये था कि अब इनका जो विश्वास है वो कैसे अपनी तरफ बनाया जाए। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे वो अपने धर्म के प्रति विश्वास जगा सकते थे। तो इसलिए इस शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को मुस्लिम शासकों के प्रति वफादार बनाना था। इसके लिए इन्होंने हिंदुओं के लिए अरबी और फ़ारसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था कराई, और जिन हिंदुओं ने यह शिक्षा प्राप्त की उन्हें शासन ने ऊंचे पदों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप। ठीक है, तो जैसे अब भारतीयों को उन पर विश्वास नहीं था, स्टार्टिंग में वो लोग आए तो बाहर के लोग थे, तो विश्वास होता भी कैसे, तो उसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया ताकि भारतीयों का विश्वास जीते, और उसके लिए उन्होंने क्या करा, अरबी फ़ारसी भाषा को उसकी व्यवस्था करी, अरबी फ़ारसी भाषा सिखाई, और उन्होंने जिनको अरबी और फ़ारसी भाषा आती थी भाषा, तो उनको ऊंचे पदों पर भी उनको जिम्मेदारी दी भारतीयों को संभालने के लिए। तो अब ऊंचे पद के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए काफ़ी भारतीयों ने उस टाइम पे फिर अरबी और फ़ारसी भाषा को इस तरह से सीखना स्टार्ट करा। अब है हमारा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इसका उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। यह शिक्षा व्यक्तियों को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य बनाती थी। इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई साधन नहीं है, तो जो इस्लाम धर्म है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है कि पुनर्जन्म जैसी भी कोई चीज़ होती है। उनको है जो है यही है, इसी जन्म में है, तो जो जन्म हमें मिला है इसमें ही पूरा इसी संसार में अपना पूरा सांसारिक सुख, सांसारिक ऐश्वर्य, सारी प्राप्ति जो जन्म है इसी जन्म में इंसान ले ले, क्योंकि पुनर्जन्म का तो कोई स्थान है नहीं। यह धर्म पारलौकिक जीवन की बजाय यह लौकिक जीवन का उल्लेख करता है। ठीक है, फलस्वरूप इस शिक्षा का मूल उद्देश्य भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करना ही हो गया था। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि कोई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो यही लौकिक मतलब यही जो है इसी लोक में है, पारलौकिक इस लोक के उस पार कुछ भी नहीं है, जो है यही है। तो इसलिए जो भौतिक सुख ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करना ही मेन पर्पस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, तो पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं तो वो सुखमय होना चाहिए। मध्य युग में शिक्षार्थी जीवन दर्शन की उस गहराई तक पहुंचने में अक्षम थे जो कि प्राचीन संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। तो जैसे वैदिक काल में, फिर उसके बाद हमारे बौद्ध काल में जो मेन पर्पस था वो था हमारा मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी कि हमारा मेन पर्पस है ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें। अपना पूरा जीवन का जो मेन पर्पस निचोड़ के सिर्फ यही था कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अब लेकिन मध्य युग में, मध्यकालीन शिक्षा के टाइम पे ये चीज़ कम हो गई थी कि आध्यात्म की ओर नहीं जाते थे। अब इसका मेन पर्पस हो गया था कि पारलौकिक तो कोई जीवन है ही नहीं, जो है यही है। तो इसलिए मध्य युग में शिक्षार्थी जीवन जो है वो जीवन दर्शन की उस गहराई तक पहुंचने में अक्षम थे। वो उस गहराई तक पहुंचते ही नहीं थे जो वैदिक काल में सिखाया जाता था। मतलब प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो मानी जाती थी अब वो यहाँ पर कम हो गई थी। अब है इसके बाद मुस्लिम शिक्षा के गुण या आधुनिक समाज हेतु ग्रहणीय तत्व। तो अगेन इनके सिर्फ हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और ये सब हम ऑलरेडी विशेषताओं में और उद्देश्यों में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट है निःशुल्क शिक्षा, सेकंड है शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त, थर्ड छात्रवृत्तियों का आरंभ,
फोर्थ छात्रावास, फिफ्थ व्यवहारिक शिक्षा, सिक्स्थ व्यावसायिक शिक्षा, सेवन्थ मॉनिटर पद्धति, एट्थ है धार्मिकता तथा लौकिकता का समन्वय। अब है मुस्लिम शिक्षा के दोष। तो पहला है आध्यात्मिक शिक्षा पर बल न देना, लौकिक शिक्षा का अधिक महत्व, आय के साधनों का निश्चित न होना, कठोर दंड का प्रावधान, फिर है छात्र शिक्षक संबंध, सिक्स्थ शिक्षण विधियाँ, फिर स्त्री शिक्षा, एट्थ शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं। और एक दो पॉइंट्स और हैं, शिक्षा में स्थिरता का अभाव, स्थिर नीति शिक्षा जो अभी चल रही है, फिर अगला राजा आया तो वो पुरानी शिक्षा को चेंज कर देता था। ऐसा नहीं है कि नए नए राजा जो आ रहे हैं वो अपनी पुरानी शिक्षा को कंटिन्यू करें, नहीं, जो भी नया राजा आता था वो पुरानी शिक्षा में कुछ ना कुछ चेंज कर देता था। और 10th पॉइंट है भोग विलास को भोगना। तो ये इनके डीमेरिट्स हैं। तो ये आज की क्लास यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी PDF अपलोड कर दूँगी, तो आपके नोट्स बनाने में इजी रहेगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।